एक बार पुनः सभी का स्वागत है। आज हम ने कोशिश करी थी गूगल मीट के द्वारा भी अपनी क्लास को करने का। स्पष्ट इंटरनेट जो है इंटरनेट की सुविधा आ रही थी हमारे पास। तो बात कर रहे हैं आज हम इतिहास की। और इतिहास का हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो सिंधु सभ्यता के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो उससे पहले समझते हैं कि जो हमारा इतिहास है वो इतिहास को हम 3 भागों में पढ़ते हैं। आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास की अगर बात करें तो मुख्यतः आपका जो समय, इसका जो पीरियड है वो ईसा पूर्व से 1206 ईस्वी तक है। अगर हम यहीं बात करें प्राचीन इतिहास की, तो प्राचीन इतिहास में हम मुख्यतः पढ़ते हैं आपके प्रागैतिहासिक काल को, प्रागैतिहासिक काल को। उसके अलावा अगर हम यहाँ पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल को, और पढ़ते हैं यहाँ पर ऐतिहासिक काल को, ऐतिहासिक काल को। देखो यहाँ समझ लेते हैं प्रागैतिहासिक जो काल है वो कौन सा काल है। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। हमें वहाँ से कोई लिपि प्राप्त नहीं हुई, उनके पास कोई लिपि नहीं थी, वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। इसलिए जो है हम वहाँ पर वो केवल पत्थरों के अभिलेखों से ही अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा। यानी यहाँ पर को कोई लिपि नहीं थी। हम ऐसा कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हम कहें तो आद्य ऐतिहासिक काल वह काल था यहाँ पर मनुष्य लिखना जान गया था, लेकिन हम उसकी लिपि को नहीं जान सकते थे, नहीं पढ़ सकते थे। तो वह आद्य ऐतिहासिक काल हो गया। अगर हम आद्य ऐतिहासिक काल की सबसे बड़ी विशेषता कहें तो सिंधु सभ्यता और वैदिक कालीन जो इतिहास है वह आद्यकालीन इतिहास के अंतर्गत ही हम उसका अध्ययन करते हैं। बात करेंगे ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल वह काल है यहाँ पर मनुष्य जो है अब एक विकसित रूप में आ गया है, वो उसको लिपि का ज्ञान हो गया है, उस लिपि को हम भी पढ़ लिख सकते हैं, तो वह ऐतिहासिक काल हो गया। समझते हैं आगे मध्यकालीन इतिहास को। तो मध्यकालीन इतिहास की अगर हम समय पीरियड की बात करें तो 1206 से 1857 के समय का जो काल है वो मध्यकालीन इतिहास है। इसको भी हम 2 भागों में पढ़ते हैं, आपका सल्तनत कालीन इतिहास, सल्तनत कालीन इतिहास, और आपका मुगल कालीन इतिहास। सल्तनत काल आपकी बात होती है 1206 से 1206 से आपका 1526 तक। मुगल कालीन इतिहास की बात करें तो बाबर की एंट्री हो रही है, बाबर की एंट्री हो रही है 526 से आपका कहाँ तक, आपका 1857 तक, 1857 तक। क्योंकि 1858 में क्या होता है कि जो हमारी भारत की जो सत्ता है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में यहाँ पर को चली गई है। बात करेंगे आधुनिक इतिहास की, तो 1857 से 1947 के बीच में आपका जो इतिहास हो रहा है वो आधुनिक इतिहास में हम उसका अध्ययन करेंगे। आज का मुख्य टॉपिक है सिंधु सभ्यता के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारी सिंधु सभ्यता का जो फैलाव है अगर हम देखें तो आपका उत्तर में मांडा से दक्षिण में दैमाबाद तक, आपके पूर्व में आलमगीरपुर से पश्चिम में सुरकांगेडोर तक फैली हुई है, आपके सुरकांगेडोर तक फैली है आपकी, सुरकांगेडोर तक फैली है आपकी सिंधु सभ्यता। लगभग त्रिभुजाकार आकृति की है, लगभग हमारी जो सिंधु सभ्यता है त्रिभुजाकार आकृति की है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है आपकी सिंधु सभ्यता। अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रखे हैं, तो सिंधु सभ्यता के स्थलों की अगर हम बात करें जैसे हमारे पाकिस्तान से, भारत से, अफगानिस्तान से हमें सिंधु सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के स्थलों की। तो पाकिस्तान के जो जो हमें स्थल प्राप्त हो रखे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो लोथल, यहाँ पर लोथल की जगह हड़प्पा है, ठीक है, हड़प्पा। अगर हम बात करें हड़प्पा की खोज 1921 में यहाँ पर को खोज रखी है आपके दयाराम साहनी द्वारा, यहाँ पर को खोज हुई है हड़प्पा की। अगर हम बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है, ठीक है, रावी नदी के तट पर है, हरा हरा करके आप याद करना। उसके अलावा अगर हम बात करें हड़प्पा से हमें क्या कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई है, तो हमें यहाँ से प्राप्त हुई है 837 नाम की एक हमें कब्र प्राप्त हो रखी है, 837 नाम की एक कब्र हमें यहाँ से मिली है। उसके अलावा हमें यहाँ से अन्नागार प्राप्त हुए हैं। अन्नागार का मतलब है कि जहाँ पर को आपका सामान रखा जाता है, खाद्य सामग्री रखी जाती है, उसे अन्नागार कहते हैं। घरों में जैसे भकार कहते हैं वैसे बड़े बड़े अन्नागार रखे गए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें यहाँ से एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, जो हमें जिसे हम उर्वरता की देवी के रूप में जानते हैं। बात करेंगे मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो की खोज हो रखी है 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा खोज हुई है 1922 में। आपका मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर है मोहनजोदड़ो। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, तो इसे सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहते हैं। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है मृतकों का टीला किससे कहा है, तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। यहाँ से हमें क्या चीज़ें प्राप्त हुई है वह महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो कांसे की बनी हमें यहाँ से एक मूर्ति प्राप्त हुई है, कांसे की बनी मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। पीसीएस में भी पूछ
पूछ लिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो से हमें विशाल अन्नागार प्राप्त हुए हैं, विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। विशाल स्नानागार का मतलब है कि जिसे आधुनिक रूप में आप स्विमिंग पूल कहते हैं। बड़े बड़े स्नानागार हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, बड़े बड़े अन्नागार हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहीं धान्य कोठार भी लिखा होगा तो आपका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हो रखी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें यहाँ से एक योगी की मूर्ति मिली है, योगी की हमें यहाँ से एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है जिसे हमने आद्य शिव के रूप में जाना है। इनके दोनों ओर 4 पशु भी यहाँ पर को बैठे हुए हैं, 4 पशु भी यहाँ पर को बैठे हुए दिखाए गए हैं। अगर हम बात करें आगे चंद्रहुदड़ों की, तो चंद्रहुदड़ों की खोज जो हो रखी है वो 1931 में हो रखी है। 1931 में एमजी मजूमदार द्वारा चंद्रहुदड़ों की खोज करी गई है। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें चंद्रहुदड़ों से प्राप्त हुआ है वक्राकार ईंटें, हमें यहाँ से प्राप्त हुई है, वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। उसके अलावा मनका बनाने का जो कारखाना है वो हमें चंद्रहुदड़ों से ही प्राप्त हो रखा है। ये फ्लावर पॉट आपका है, ठीक है, ध्यान से समझना। मनका बनाने का कारखाना जो हमें प्राप्त हुआ है वो चंद्रहुदड़ों से ही हमें प्राप्त हुआ है। बात करेंगे आगे। देखो हमने ये पाकिस्तान के स्थल देखे, आपको इसको समझना है कि कौन सा स्थल कहाँ है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रहुदड़ो जो हमें पाकिस्तान के स्थल हैं। अब भारत के स्थलों को देखते हैं, और भारत के जो सबसे अधिक स्थल जो हमें वो गुजरात से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे लोथल से। अगर हम लोथल की बात करें तो गुजरात में है, ठीक है, खंबात की खाड़ी में है लोथल, ठीक है। यहाँ पर वो खंबात की खाड़ी, आप एक अपना मैप देखना, भारत का मैप, उसमें देखना खंबात की खाड़ी कहाँ पर को है, तो लोथल खंबात की खाड़ी में है। इसे मिनी हड़प्पा या लघु हड़प्पा भी कहा गया है। मिनी हड़प्पा, लघु हड़प्पा भी कहा गया है। लोथल को इसलिए कहा गया है क्योंकि हमें अत्यधिक यहाँ से जो है वो साक्ष्य प्राप्त हो रखे हैं। सिंधु सभ्यता अत्यधिक हमें साक्ष्य प्राप्त हो रखे हैं लोथल से, इसलिए इसे मिनी हड़प्पा लघु हड़प्पा भी कहा गया है। हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, हमें यहाँ से बंदरगाह प्राप्त हुए हैं, बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह हमें प्राप्त हो रखे हैं। उसके अलावा हमें यहाँ से पर्शिया की बनी मूर्ति हमें प्राप्त हुई है, उसके अलावा यहाँ से हमें युगल समाधान प्राप्त हुए हैं। युगल समाधान का मतलब ये है कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जैसे 2 शव एक साथ मिले हैं, एक साथ 2 शव हमें प्राप्त हो रखे हैं। वो हमें कहाँ से प्राप्त हो रखे हैं, वो हमें लोथल से ही प्राप्त हो रखे हैं। अगर हम बात करें सुरकोटदा की, सुरकोटदा का जो है ये भी गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा गुजरात में ही स्थित है, ठीक है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहते हैं ना सुर का कच्चा है, ऐसे करके याद करना, सुर का कच्चा है, कौ से याद करना, कच्ची खाड़ी। तो सुरकोटदा जो है वो कच्ची खाड़ी में स्थित है। यहाँ से हमें घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रखे हैं, घोड़े के दांत प्राप्त हो रखे हैं। और यहाँ से हमें कलश समाधान में प्राप्त हुए हैं, कलश समाधान, ठीक है। कलश समाधान का मतलब आप ऐसा अनुमान लगा सकते हो कि जब लोगों की मृत्यु हो जाती होगी, जब उनको जलाया जाता होगा, जो उनकी राख है उनको कलश में रखा जाता होगा, ठीक है। आपने मूवियों में देखा होगा कलश में रखते हैं राख को, ठीक है, तो वह हमारे यहाँ भी रखते हैं, ठीक है। तो उसको भी याद रखना कि सुरकोटदा से हमें कलश समाधान की प्राप्ति हुई है। बात करेंगे रोपण की। अगर हम रोपण की बात करें तो जो हमें रोपण से हमें यहाँ पर को यह साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर को मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, मनुष्य के साथ, ठीक है, मनुष्य के साथ यहाँ पर को कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं, रोपण से ही मिले हैं। बात करेंगे बनावली से। बनावली से हमें हल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, यहाँ पर हल का खिलौना मिला हुआ है, तो हमें हल के साक्ष्य जो मिले हैं वो बनावली से ही मिले हैं। बात करेंगे धौलावीरा से। तो धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है, गुजरात में धौलावीरा स्थित है। यहाँ जो है यहाँ का जो स्ट्रक्चर है उसको 3 भागों में बांटा गया है। उसके अलावा हमें यहाँ से क्रीड़ा स्थल मिला है, क्रीड़ा स्थल यानी खेल का जो मैदान है वो हमें धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें धौलावीरा की, तो यहाँ की जो ड्रेनेज जो प्रणाली है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, यानी जो अफवाह तंत्र है वो सबसे उत्तम था, यानी प्रॉपर नालियाँ बनी होंगी, ठीक है, जल निकासी के लिए। बात करेंगे आगे सिंधु सभ्यता के बारे में। तो जो यहाँ का नगरीय, ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसका नगरीय नियोजन की बात करें, नगरीय नियोजन की, तो जो हमारी सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, आपकी नगरीय सभ्यता थी। ग्रिड पद्धति को अपनाया जाता है, आपके मोबाइल के जो आइकन है वो आपको ग्रिड पद्धति में दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे आपको अपने आइकन दिखाई देते हैं, यानी ग्रिड पद्धति में यहाँ पर को नगर को बसाया गया है, यानी नगरीय सभ्यता थी। उसके अलावा यहाँ पर को पक्की ईंटों के हमें मकान देखने को मिलते हैं। अगर हम यही बात करें जो सिंधु सभ्यता है उसका आर्थिकी का आधार क्या था, तो सिंधु सभ्यता के अगर हम आर्थिकी की बात करें तो यहाँ पर को आपका कृषि हो गया, ठीक है, कृषि,
पशुपालन, कृषि पशुपालन, उसके अलावा व्यापार व्यापार व्यापार, ठीक है, आदि हमें देखने को मिलता है। अगर हम कृषि की बात करें तो मुख्य फसल गेहूं थी। पशुपालन की अगर बात करें तो इनका जो प्रिय पशु था वो एक श्रृंगी बैल था। जो पूजनीय पशु था वो कुबड़ वाला बैल था, कुबड़ वाला बैल था इनका पूजनीय पशु। वही अगर हम बात करें तो अगर व्यापार अगर यहाँ उद्योगों की अगर हम बात करते हैं, देखो सूती उद्योग यहाँ पर होगा, मनका बनाने का उद्योग यहाँ होगा, ठीक है, मनका बनाने का उद्योग यहाँ पर कोई स्थापित था। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर को बात करें आगे आपके व्यापार की, तो व्यापार का जो मुख्य हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि जैसे हमें लोथल से प्राप्त हो रखी है पर्शिया की मुहर, तो जो हमारे सिंधु सभ्यता के लोग थे वो आपके ईरान, पर्शिया का मतलब ईरान है पुराना नाम, ठीक है, पर्शिया पुराना नाम है आपका, तो ईरान आदि क्षेत्रों से व्यापार करते होंगे, यानी व्यापार भी हमें देखने को मिला है। उसके अलावा जैसे कुछ चीज़ें, जैसे हम सोना की बात करें, गोल्ड यानी जो बात करें तो हमें कर्नाटक के कोलार से प्राप्त होती है यहाँ पर को। तांबा की अगर बात करें आपके राजस्थान से, अगर हमें राजस्थान से हमें प्राप्त होती है। अगर हम वहीं बात करें आपका टिन की, तो हमें अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। अगर इसके सिंधु सभ्यता के विनाश के बारे में देखें तो अलग अलग विद्वानों ने अपने मत रखे हैं। कोई विद्वान कहता है कि जो सिंधु सभ्यता का जो विनाश था वो बाढ़ के कारण हुआ। कुछ विद्वानों ने कहा कि जलवायु परिवर्तन हुआ। किसी ने कहा कि आर्यों का आक्रमण हुआ, तब जाके सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। और जो आधुनिक मत है वो आपका वो है विवर्तनिकी विक्षोभ। आया भी हुआ है कि सिंधु सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, तो आपका जो राइट आंसर था उसमें ऑप्शन था वो विवर्तनिकी विक्षोभ था। आपको वही टिक लगाना है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह चैप्टर जो है हमने सूक्ष्म तरीके से और सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास किया। आगे भी हम अपने वीडियो आपके सम्मुख लेके आएंगे। लाइव हमारी क्लासेस चली हुई हैं, अब उनको भी उनसे भी आप अपडेट रहें। लगातार हम लोग आपको नोट्स भी भेज रहे हैं, तो आप उन्हें भी पढ़िए। निश्चित तौर पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। हमने ठान ली है कि आपको कुछ बना के छोड़ना है, तो आप भी ठान लीजिए मुझे बनना है। धन्यवाद।